बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में हम अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट में हमने इससे पहले शिक्षा के अर्थ को पढ़ा है। शिक्षा किस प्रकार से जीवन पर्यंत चलती है, मनुष्य के जीवन में जितने भी अनुभव उसे मिलते हैं उन अनुभवों से किसी न किसी प्रकार की सीख उसे प्राप्त होती है, वह सब क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा के अंतर्गत हमने कई अर्थ पढ़े थे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा था जिसमें कई सारे अर्थ थे कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करना, नियंत्रित करना, संवर्धित करना, विकास करना, ये सभी शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। जैसे एजुकेशन शब्द से शिक्षा की उत्पत्ति हुई है और उसी से संबंधित एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर शब्द हैं जिनके अर्थों के आधार पर शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट किया गया है। इसी के साथ साथ और भी मैंने शिक्षा के अर्थ बताए, जैसे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ और शिक्षा का वास्तविक अर्थ। इन सभी अर्थों के बाद हमें शिक्षा के वास्तविक अर्थ का भी अध्ययन करना होता है कि वास्तव में इतने सारे अर्थों में से हम शिक्षा के कौन से अर्थ को लें। तो इसीलिए संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ दोनों के का समन्वय करते हुए शिक्षा के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट किया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से अर्थात सर्वांगीण रूप से विकास करना और वो अपने स्वयं के जीवन में और समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए भी कार्य कर सके, इस योग्य उन्हें बनाना शिक्षा का कार्य होता है। तो यही शिक्षा का वास्तविक रूप लिया जाता है। अब हम इसके बाद शिक्षा जैसे हमने पढ़ ली है, इसके बाद मैंने इसकी परिभाषाओं का भी अध्ययन करवाया था। कई तो भारतीय विद्वान थे जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, इन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया है। जैसे महात्मा गांधी ने बालकों के मन और शरीर अर्थात कहें कि संपूर्ण सर्वोत्कृष्ट विकास करना शिक्षा का कार्य बताया। इसी तरह से विवेकानंद ने कहा कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। इसी तरह से पाश्चात्य विद्वान हैं, इन्होंने भी शिक्षा को परिभाषित किया। जैसे कि अरस्तु हैं जिन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना या कहें स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। इस तरह से कई शिक्षाविदों ने शिक्षा को परिभाषित किया और शिक्षा की परिभाषाओं को भी हम लिख चुके हैं। अब इसके बाद आवश्यकता होती है शिक्षण के अर्थ की। जैसे कि हमारी जो अनुदेशनात्मक प्रणाली है, इसमें अब हम शिक्षण को पढ़ेंगे कि शिक्षा तो हमने पढ़ ली है कि किस तरह से शिक्षा के अर्थ होते हैं। अब शिक्षण के अर्थ भी शिक्षा के बाद, जैसे कि उस शिक्षा के बाद शिक्षण कार्य ही किया जाता है। शिक्षण अर्थात सिखाने का कार्य, किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देने का कार्य। तो जिस तरह से शिक्षा है, जिस तरह से शिक्षा के भी हमने कई अर्थ पढ़े हैं या कहें कि संकुचित और व्यापक अर्थ पढ़े हैं, इसी तरह से शिक्षण के भी संकुचित और व्यापक अर्थ लिए जाते हैं। जैसे पाठक और त्यागी हैं, इन्होंने शिक्षा के संकुचित अर्थ में स्पष्ट किया है कि जैसे शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक एक निश्चित बात का शिक्षण दिया जाता है। जैसे संकुचित अर्थ में हमने शिक्षा में पढ़ा था कि संकुचित अर्थ केवल विद्यालय तक जो उसका निश्चित पाठ्यक्रम है, निश्चित समय अवधि है जिसमें उसे पूर्ण करना होता है, उसे ही सीखना शिक्षा है। तो इस दृष्टि से शिक्षा के संकुचित अर्थ की भांति ही शिक्षण का भी संकुचित अर्थ होता है। शिक्षा हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं शिक्षण कार्य से संबंधित है। तो जो भी हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो इसलिए पहले हमें समझ लेना आवश्यक है कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण की हम परिभाषाएं भी लिखेंगे, इसका अर्थ भी समझेंगे। संकुचित और व्यापक दोनों ही दृष्टि से इसके अर्थ को हम समझेंगे।
अभी हम संकुचित अर्थ पढ़ रहे हैं इसका, शिक्षण का संकुचित अर्थ। जैसे कि संकुचित अर्थ शिक्षा का होता है, इसी तरह से शिक्षण का भी होता है। निश्चित समय अवधि में शिक्षण कार्य करवाना, किसी बात का प्रशिक्षण देना, यह सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? शिक्षण के अंतर्गत आएगा। जैसे बालक को कक्षा में कुछ ज्ञान अथवा परामर्श दिया जाना भी क्या है? शिक्षण कार्य है, कि कक्षा में उसे कुछ ना कुछ पढ़ाया जा रहा है, वह भी क्या है? शिक्षण कार्य है। तो यह तो क्या हो गया एक तरह से इसका संकुचित अर्थ। जैसे बालक को कक्षा में परामर्श देना, कुछ भी सिखाना, कुछ निर्देश देना, कुछ ज्ञान देना, सभी क्या है? शिक्षण है। परामर्श देना अथवा ज्ञान देना शिक्षण है। इसी संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हुए पाठक एवं त्यागी हैं, इन्होंने भी अपने शब्दों में इसे स्पष्ट किया है। पाठक एवं त्यागी के अनुसार संकुचित अर्थ हम पढ़ रहे हैं, पाठक और त्यागी के अनुसार भी लिख लेंगे। पाठक एवं त्यागी के अनुसार पाठक और त्यागी के अनुसार अपने संकुचित अर्थ में शिक्षण वह क्रिया है अपने संकुचित अर्थ में शिक्षण वह क्रिया है शिक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित समयावधि में योजना के अनुसार निश्चित समय में या निश्चित समयावधि तक या निश्चित समय तक एक निश्चित बात का शिक्षण दिया जाता है। एक निश्चित बात का
शिक्षण दिया जाता है इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। जब हम किसी के विचारों को स्पष्ट करते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर बता देंगे। जैसे पाठक और त्यागी के ये विचार हैं, किससे संबंधित? संकुचित अर्थ से संबंधित शिक्षण के संकुचित अर्थ को उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि एक निश्चित समय अवधि में निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाना, बालक हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें दिया जा रहा है, तो यह कार्य क्या कहलाएगा? शिक्षण कहलाएगा। अब इसी शिक्षण के व्यापक अर्थ की हम बात करें तो व्यापक अर्थ में वही, जैसे कि शिक्षा का हमने व्यापक अर्थ लिया था सर्वांगीण विकास से, या कहें शिक्षा केवल विद्यालय के भीतर न होकर के विद्यालय के बाहर भी संपन्न होती है। आजीवन मनुष्य की जो जीवन की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षा की प्रक्रिया अनवरत या कहें सतत लगातार चलती रहती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से, किसी के अनुभव से, किसी के विचारों से, कहीं पुस्तकों से, किसी न किसी प्रकार से मनुष्य को शिक्षा मिलती रहती है। तो इसीलिए शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया भी माना है। चूँकि शिक्षा का अर्थ सीखना भी हमने लिया है, इसी प्रकार से शिक्षण कार्य भी क्या है? सिखाने से संबंधित ही है, सीखने से संबंधित ही है। तो जब सीखने का कार्य, जैसे कि शिक्षा अनवरत चलने की प्रक्रिया है और उसमें सीखने का कार्य ही होता है, ठीक इसी प्रकार से शिक्षण भी सीखने का ही कार्य है। जब अधिगम का कार्य है तो सीखना भी अनवरत ही चलता रहता है, क्योंकि जीवन में सीखने की जो प्रक्रिया है वह कभी नहीं रुकती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्य से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए शिक्षण का भी संकुचित अर्थ होने के साथ साथ व्यापक अर्थ भी लिया जाता है। जैसे कि शिक्षा का हमने व्यापक अर्थ पढ़ा था, ठीक इसी तरह से हम शिक्षण का भी व्यापक अर्थ पढ़ेंगे। जैसे शिक्षण का अर्थ मात्र ज्ञान देना ही नहीं है। मन महोदय हैं, मन शिक्षाविद हैं, इन्होंने भी स्पष्ट किया है कि शिक्षा का जैसे जो शिक्षण है उसका अर्थ केवल ज्ञान देना ही नहीं है, अपितु वह केवल कहने मात्र न होकर के एक प्रकार का प्रशिक्षण भी है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार की सीखने की शिक्षा उसमें दी जा रही है। तो इन महोदय ने इसे प्रशिक्षण के रूप में बताया है। और जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया शिक्षण कार्य है, क्योंकि सीखना अनवरत चलता रहता है। उसे अपने पर्यावरण से किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता रहता है। इस दृष्टि से देखने पर व्यापक शिक्षण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के शिक्षण कार्य को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों की बात की है, तो औपचारिक और अनौपचारिक शब्द को भी मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देती हूँ। जैसे जो औपचारिक शब्द है, तो हम यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षाओं का भी अध्ययन करेंगे। अब यहाँ जैसे कि हमारा जो शिक्षण कार्य है, तो शिक्षण के व्यापक अर्थ में इन दोनों ही प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया है। दोनों ही शिक्षा को सम्मिलित किया है, किसमें? शिक्षण के व्यापक अर्थ में। हाँ, देखिए जैसे अब हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा जो है वह किस प्रकार की शिक्षा है, जैसे कि हमने जो संकुचित अर्थ में पढ़ा था वही अर्थ इस शिक्षा को स्पष्ट करता है, क्योंकि जो शिक्षा विद्यालय के भीतर दी जाती है, निश्चित समयावधि में दी जाती है, निश्चित पाठ्यक्रम जिसका होता है, वह एक तरह से क्या है? औपचारिक शिक्षा
शिक्षा है, जिससे हमें किसी न किसी प्रकार के प्रमाण पत्रों की भी प्राप्ति होती रहती है। इसी प्रकार से अब जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। शिक्षण भी उसी से संबंधित है, सीखना लगातार मनुष्य के जीवन में होता रहता है। इसी दृष्टि से शिक्षण का भी यही व्यापक अर्थ है। तो अनौपचारिकता भी क्या है? अनौपचारिकता भी इसी अर्थ को स्पष्ट करती है कि जैसे जो शिक्षा विद्यालय के बाहर भी मनुष्य के जीवन में अनवरत चलती रहती है, जो सीखने की प्रेरणा है उसे जीवन में लगातार मिलती रहती है। कहीं ना कहीं से वह किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कार्य के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार के पर्यावरण के माध्यम से जो कुछ भी वह सीख रहा है वह सब क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। तो इस प्रकार से हम शिक्षण के व्यापक अर्थ में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों का अध्ययन करते हैं, दोनों को सम्मिलित करते हैं। अब जैसे पाठक एवं त्यागी हैं, इन्होंने संकुचित अर्थ को भी अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। इसी तरह से इन्होंने शिक्षण के व्यापक अर्थ को भी अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। इनके अनुसार शिक्षण अपने व्यापक अर्थ में एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन, व्यवसाय से अपने वातावरण के अनुकूलन करने के लिए, जैसे अपने वातावरण से समायोजन करने के लिए, उससे अनुकूलन करने के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त करना होता है। किसी न किसी प्रकार का शिक्षण कार्य वह सीखता रहता है। सीखना की प्रक्रिया ही क्या कहला रही है? शिक्षण कार्य कहला रही है। तो इस तरह से शिक्षण का व्यापक अर्थ भी स्पष्ट होता है। इसे भी हम लिख लेते हैं, पाठक एवं त्यागी के शब्दों में शिक्षण का व्यापक अर्थ। शिक्षण का हम व्यापक अर्थ पढ़ रहे हैं यहाँ। व्यापक अर्थ में सबसे पहले हम लिख लेंगे, शिक्षण का अर्थ केवल मात्र ज्ञान देना ही नहीं और बल्कि प्रशिक्षण भी है। शिक्षण का अर्थ केवल ज्ञान देना ही नहीं अपितु एक प्रकार का प्रशिक्षण भी है। एक प्रकार से प्रशिक्षण है। अब पाठक और त्यागी के शब्दों में भी हम लिख लेते हैं, उनके अनुसार शिक्षण के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। पाठक एवं त्यागी के अनुसार इनके अनुसार शिक्षण व्यापक अर्थ में वह प्रक्रिया है, शिक्षण व्यापक अर्थ में वह प्रक्रिया है
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन, व्यवसाय, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन, व्यवसाय से और कहें अपने वातावरण से, अपने पर्यावरण से भी किसी न किसी प्रकार की शिक्षा उसे मिलती है। व्यवसाय से अपने वातावरण के अनुकूलन करने के लिए, व्यवसाय से अपने वातावरण से अनुकूलन अथवा समायोजन या सामंजस्य करने के लिए, समायोजन करने के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त करना होता है। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हम बंद कर देंगे। तो पाठक और त्यागी ने भी व्यक्ति को अपने परिवार में, विद्यालय, मित्रता, पर्यावरण, किसी भी क्षेत्र से, अपने व्यवसाय से, अपने पर्यावरण, वातावरण के से भी अनुकूलन बैठाने के लिए, समायोजन करने के लिए भी किसी न किसी प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के शिक्षण को उसे प्राप्त करना होता है। तो इस तरह से जो भी अनवरत सीखने की प्रक्रिया है, जो अनवरत चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, वह शिक्षण के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करती है, जिसमें दोनों ही प्रकार की शिक्षा का अध्ययन किया जाता है, औपचारिक शिक्षा भी और अनौपचारिक शिक्षा भी। दोनों को शिक्षण के व्यापक अर्थ में हम सम्मिलित कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने शिक्षण का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ पढ़ लिया है और व्यापक और अर्थ और संकुचित अर्थ के समन्वित अर्थ के आधार पर हम शिक्षण के इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि जैसे शिक्षा में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शिक्षण कार्य, एक तरह से कहें शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाती है, जो शिक्षण के माध्यम से ही संपन्न होती है। तो शिक्षण एक वह प्रक्रिया है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो अपेक्षित परिवर्तन हम चाहते हैं, जो उन्हें हम सिखाना चाहते हैं, वह शिक्षण के माध्यम से ही संभव हो पाता है।
तो इसीलिए शिक्षण की एक प्रक्रिया को जटिल सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी बताया है। इसका संबंध शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों से बताया गया है, क्योंकि शिक्षण कार्य केवल विद्यार्थी से भी संभव नहीं हो सकता। शिक्षक भी केवल अगर स्वयं ही बताएगा तो किसे बताएगा। इस आधार पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों इसमें संबंधित होते हैं, दोनों में अंतःक्रिया होती है। शिक्षण कार्य के माध्यम से दोनों में पारस्परिक संबंध निर्धारित होता है। तो इसीलिए इसका संबंध शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों से ही है। इसमें दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 4 बिंदु सम्मिलित किए गए हैं: शिक्षक, शिक्षण, सीखना और शिक्षार्थी। तो इस प्रकार से शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह संपन्न होती है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य। इसी के माध्यम से शिक्षा का जो भी कार्यक्रम है या शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम चाहते हैं, जो शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हम चाहते हैं, उसके लिए भी हमने कोई ना कोई पाठ्यक्रम उसके लिए निर्धारित किया है। तो उस पाठ्यक्रम को हम इस शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण करते हैं और इसी के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है। तो ये तो हमने शिक्षण के अर्थ को पढ़ा है। अब इस शिक्षण से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं जो हमें लिखनी है। कई शिक्षाविद हैं जिन्होंने अलग अलग अपने विचारों से, अपने शब्दों के माध्यम से शिक्षण को परिभाषित किया है। ये हम कल लिखेंगे।